गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 8 में आगे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 का नाम कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में है, मैंने आपको इसके पहले इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग बता दिया था। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस की। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो है वो देकर रखा है यहाँ पर। नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय क्रिया होती है जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रमाप एवं निष्पादन के बीच स्थायित्व देने वाले विचलनों को खोजकर इनकी रोकथाम करना होता है। इस प्रकार नियंत्रण का संबंध केवल कर्मचारियों के नियंत्रण से न होकर काम के नियंत्रण से भी होता है। नियंत्रण अपने आप में कोई स्वतः नहीं है, यह सभी संभव हो सकता है, जबकि उत्पादन, नियोजन, उद्देश्य, लक्ष्यों का निर्धारण, संगठन, पर्यवेक्षण तथा अभिप्रेरण आदि सभी कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार किया गया हो। ठीक है। तो नियंत्रण क्या है कि एक प्रकार का स्वतंत्र कार्य नहीं होता है। स्वतंत्र कार्य इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके पहले हमें नियंत्रण के पहले ये संभव तभी हो पाएगा जब हम इसके लिए योजना, इसके उद्देश्य, इसके लक्ष्य निर्धारित कर सकें आसानी से, और उसके बाद संगठन और अभिप्रेरणा आसानी से हम इसके कर सकें और निर्देशन का पालन हम इसमें कर सकें, तभी नियंत्रण आवश्यक हो सकता है। और नियंत्रण जो होता है वो सिर्फ कर्मचारियों के ऊपर ही नहीं होना चाहिए, जबकि काम के ऊपर भी नियंत्रण ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब इसके प्रोसेस की। तो कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट आएगा सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालिसिस ऑफ डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले तो सेटिंग करना पड़ेगी स्टैंडर्ड्स की, यानी कि हमें हमारे काम का पहला कदम यह है कि विभिन्न कार्यों के लिए प्रमाप निर्धारित करना पड़ेंगे। मतलब कि बेस्ट वर्क या बेस्ट टाइम जैसी कुछ चीज़ें हमको पहले से निर्धारित करना पड़ेगी, तभी जाके हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो बिना प्रमाप के हम इसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अगर हमको हमारे वर्क का स्टैंडर्ड पता हो, जैसे कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो कितने समय में आप ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कि हमको कितने समय में उसको ख़त्म करवाना है, 1 घंटा 2 घंटा, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करना है। हमारे माल की क्वालिटी को कहाँ पर जाकर अच्छी होगी तो वो स्टैंडर्ड सेट करना है। तो ये स्टैंडर्ड सेट करेंगे तभी जाकर हम क्या है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। निर्धारित प्रमाप उद्देश्यों के अनुरूप ही होंगे। ये प्रमाप अनेक रूपों में निर्धारित किए जा सकते हैं। प्रमापों के आधार पर प्रगति का मूल्यांकन करके ही हम डेविएशन का पता लगा सकते हैं। अब प्रमापों के प्रकार क्या लेकर रखे हैं, संख्यात्मक रूप में हो सकता है, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से। इस प्रकार के प्रमापों को अंकों में मापा जा सकता है, जैसे प्रतिदिन 100 बॉक्स उत्पादन करना अथवा 1 बक्से की लागत प्रति इकाई निकालना, ये हमारा स्टैंडर्ड हो सकता है। गुणात्मक प्रमाप, इस प्रकार के प्रमापों को संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे कर्मचारियों के मनोबल की वृद्धि या कमी आदि। प्रमाप निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य होगी। प्रमाप का पूर्व निर्धारण होना चाहिए। प्रमाप ऐसे होने चाहिए जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। प्रमाप निश्चित एवं तर्कसंगत होना चाहिए। प्रमाप मापनीय हो एवं उन्हें सत्यापित किया जा सके। प्रमाप लोचपूर्ण होने चाहिए। प्रमाप ऐसे होने चाहिए जिन्हें पूर्ण किया जा सके। मतलब जब भी हम कोई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, और जो जिसको हम बोल सकते हैं कि वो सत्यता के ऊपर आधारित होने चाहिए। ऐसे आप प्रमाप निर्धारित नहीं करें जिसको प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान ना हो, तर्कसंगत ना हो। प्रमाप रोचपूर्ण होने चाहिए, मतलब प्रमाप ऐसे ना हो कि एक बार निर्धारित कर दिए तो वो कभी बदले ना जा सके, वो कभी भी चेंज करने योग्य होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वास्तविक प्रगति का मापन। अब हमने जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं, उसके बाद जब हमने काम किया है तो वो जो कार्य किए हैं वो कार्य जो होंगे वो हमारे
वास्तविक प्रगति का मापन हुआ कि हमको देखना पड़ेगा कि हमारे स्टैंडर्ड के बराबर या उसके ऊपर ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। इससे हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमारी योजना के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रगति का मापन चालू वर्ष में भी किया जा सकता है तथा अगले वर्ष भी किया जा सकता है, निष्पादन होने के पश्चात भी किया जा सकता है। चालू कार्य में विचलन पाए जाने पर उसमें तुरंत सुधार किया जाना चाहिए और कार्य समाप्त हो चुका है तब विचलन तथा पाए जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई केवल भविष्य के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले से निर्धारित प्रमापों के अनुसार कार्य करेंगे और हमें किसी प्रकार के गलती अगर उसमें पाई जाती है तो हम उसमें तुरंत सुधार कर सकते हैं। और अगर कार्य समाप्त हो गया है उसके बाद हमें गलतियां पता चल रही हैं तो हम भविष्य के लिए उसको सुधार सकते हैं ताकि भविष्य में उस वस्तु को बनाने में हमें दोबारा कोई गलती ना हो। वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, तो नियंत्रण प्रक्रिया के इस चरण में वास्तविक प्रगति की तुलना प्रमापों से की जाती है। तुलना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक प्रगति एवं प्रमाप दोनों ही समरूप इकाई में हो। ठीक है, तो जो प्रमाप स्टैंडर्ड यानी कि जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा था हमने और जो हमारा वास्तविक कार्य हुआ है उसके बीच में हम तुलना यानी कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन करने के लिए हमें ये आवश्यक होगा कि कंपैरिजन सेम इकाई के लिए किया जाए। ठीक है, उसके बाद जो है एनालिसिस ऑफ डेविएशन, नियंत्रण प्रक्रिया के इस चरण में विचलनों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब जो गलतियां हुई है उन्हें पता किया जाता है और विश्लेषण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि यदि प्रमाप प्राप्त हो चुका है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि प्रमाप नहीं प्राप्त हो सकते हैं तो इसके लिए अगली कार्रवाई करनी होगी। यदि विचलन की मात्रा अत्यंत कम है तो इसे स्वीकार किया जा सकता है। यदि विचलन स्वीकार्य नहीं है तो फिर अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और विचलनों का भी पूर्ण निर्धारण कर दिया जाएगा। यदि विचलन स्वीकार्य है तो विचलन सहन सीमा डेविएशन टॉलरेंस लिमिट कहा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी जो गलतियाँ अगर स्वीकार करने योग्य है, यानी कि अगर गलतियाँ कम है तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। मात्रा अगर कम है तो इसको स्वीकार किया जा सकता है और अगर ये स्वीकार करने योग्य हैं तो फिर अगली प्रक्रिया को हमको सुनिश्चित करना होगा। और अगर विचलन आपके जो हैं स्वीकार करने योग्य नहीं है और ज़्यादा हो गए तो फिर हमें उन विचलनों का पता लगाकर भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति को रोकना पड़ेगा। और अगर विचलन स्वीकार करने योग्य है तो हमें इसकी एक लिमिट भी बनानी पड़ेगी कि कितनी लिमिट तक हम जो है विचलनों को स्वीकार कर सकते हैं। जिससे अब उसके विचलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मानवीय कारण हो सकता है, कर्मचारी की अकुशलता, आकस्मिक घटना हो सकती है जैसे हड़ताल, तालाबंदी, माल की कमी, प्रकृति की बाधा आदि। विभिन्न प्रकार की रुकावटें भी आ सकती है जैसे बिजली की आपूर्ति में बाधा, मशीनों की टूट-फूट आदि। प्रमापों का गलत निर्धारण जैसे बिक्री का अत्यधिक अनुमान लगाना। इस प्रकार विचलनों के कारण का पता लगाकर सुधार की प्रक्रिया के लिए संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जा सकती है। सुधारात्मक कार्रवाई करना नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। निष्पादन कार्य में विचलन पाए जाने पर विचलन के कारणों का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत उपरांत वास्तविक कार्य प्रगति में आई बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। सुधारात्मक प्रगति का उद्देश्य यह है कि वास्तविक प्रगति को निर्धारित प्रगति के अनुरूप बनाना। इसके लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था की जाती है: प्रगति की बाधाओं को दूर करना और बाधाओं की पुनरावृत्ति को रोकना। तो जो सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी उसमें हम ये करेंगे कि प्रगति की बाधा को दूर करेंगे कि उसमें कोई भी बाधा, किसी प्रकार की बाधा आती है, जैसे कार्य की वास्तविक प्रगति में यदि कोई बाधा आती है जिसे दूर किया जा सकता है तो तुरंत ही उसे दूर किया जा सकता है। यदि मशीन का या उपकरण संबंधी बाधा आती है तो उसकी आवश्यक मरम्मत करनी चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। बाधाओं की पुनरावृत्ति को रोकना, ठीक है, जैसे अगर इसे रोकने के उपाय किए जाते हैं तो भविष्य में इस प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे
भौतिक परिस्थिति में सुधार, जैसे कच्चे माल, मशीन के उपकरण की व्यवस्था आदि। कर्मचारियों को उचित निर्देशन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था, कर्मचारियों में उचित अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व का विकास करना, व्यवसाय संबंधी योजना में संशोधन करना। सुधारात्मक कार्रवाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, विचलनों की जांच करके सही ही सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रमापों के गलत निर्धारण होने पर उनमें सुधार कर लेना चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई में विलंब नहीं होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर नीतियाँ, कार्यविधियाँ आदि में परिवर्तन कर देना चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई व्यवहारिक होनी चाहिए। धनात्मक विचलनों पर ध्यान देकर भविष्य में उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। अपवाद द्वारा प्रबंधन का सिद्धांत, नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार प्रबंधन को उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो संस्था के लिए महत्वपूर्ण है। प्रबंधन को संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान कर लेना चाहिए तथा उसी तरह विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे नियंत्रण प्रभावी हो सकेगा। इस संवेदनशील बिंदुओं को महत्वपूर्ण अपवाद कहा जाता है, अर्थात प्रबंधकों के विचलनों की पहचान कर उनका गहरा अध्ययन करना चाहिए एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इसमें हम आगे और पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में।